हेलो, कैसे हो आप सभी। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मेरा ज्ञान संचार में। तो अपने नवीन हिंदी व्याकरण की जो पुस्तक है उसे पढ़ रहे थे, जिसमें अपने ये 3 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं और चौथा जो टॉपिक है शब्द रूपांतरण, ये पढ़ रहे थे, जिसमें लिंग और वचन दोनों अपने कंप्लीट कर चुके थे इससे पहले वाली क्लास में। तो आज इससे आगे बढ़ेंगे। ये टॉपिक है शब्द रूपांतरण। इसमें लिंग अपने कंप्लीट पढ़ चुके हैं, लिंग परिवर्तन भी अपने कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद में वचन ये भी पढ़ चुके हैं। आज अपने पढ़ेंगे कारक। तो इससे पहले की क्लास जिन्होंने भी नहीं देखी है वो ज़रूर देखें। नवीन हिंदी व्याकरण के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें सभी क्लासें ऐड है, तो वो आप सभी क्लासें ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं कारक। सबसे पहले परिभाषा। कारक शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है करने वाला। कारक का मतलब क्या होता है? करने वाला। किंतु व्याकरण में यह एक पारिभाषिक शब्द है। जब किसी संज्ञा या सर्वनाम पद का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों विशेषकर क्रिया के साथ जाना जाता है, उसे कारक कहते हैं। यानी कारक का शाब्दिक अर्थ तो होता है करने वाला, परंतु व्याकरण में इसका अलग अर्थ है। यानी संज्ञा या सर्वनाम पद का जो संबंध वाक्य में अन्य पदों के साथ यानी कि विशेषकर क्रिया के साथ जाना जाता है, उसे अपने क्या कहेंगे? कारक। विभक्ति। कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाया जाता है उसे विभक्ति कहते हैं। यानी जो चिन्ह लगाया जाता है उसे अपने क्या कहेंगे? विभक्ति। प्रत्येक कारक का विभक्ति चिन्ह होता है, किंतु हर कारक के साथ विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हो यह आवश्यक नहीं है। प्रकार। हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं। कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8। ये आप ध्यान में रखेंगे। यथा पहला है कर्ता, फिर कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। ये 8 प्रकार हैं किसके? कारक के। तो अब इनको अपने अलग अलग पढ़ेंगे। पहला है कर्ता कारक। इसका विभक्ति चिन्ह है ने। विभक्ति चिन्ह क्या होगा? ने, कर्ता ने। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो क्रिया यानी कार्य के करने वाले का बोध कराता है, अर्थात क्रिया के करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने है। ने विभक्ति का प्रयोग कर्ता कारक के साथ केवल भूतकालिक क्रिया होने पर होता है। अतः वर्तमान काल, भविष्यत काल तथा क्रिया के अकर्मक होने पर ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा। जैसे अभिषेक पुस्तक पढ़ता है, गुंजन हंसती है, वर्षा गाना गाती है, आलोक ने पत्र लिखा। तो इसमें क्या है? क्रिया के करने वाले को कर्ता कारक कहेंगे और इसका विभक्ति चिन्ह क्या होगा? ने। परंतु इसका प्रयोग कहाँ पर होगा? भूतकालिक क्रिया में होगा। वर्तमान काल, भविष्य काल या अकर्मक क्रिया में ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा। तो आलोक ने पत्र लिखा, तो ये कौन सा काल है? भूतकालिक क्रिया है, तो इसमें ने विभक्ति का प्रयोग हुआ है इस प्रकार। नेक्स्ट है कर्म कारक। विभक्ति चिन्ह को। वाक्य में जिस शब्द पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह है को। कर्म कारक शब्द सजीव हो तो उसके साथ कोई विभक्ति लगती है, निर्जीव कर्म के साथ नहीं लगती। जैसे राम ने रावण को मारा, नंदू दूध पीता है। तो इसमें जिस शब्द पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहेंगे और इसका विभक्ति चिन्ह को है। तो इसमें यह ध्यान रखना है कि विभक्ति है वो सिर्फ सजीव शब्द होता है उसी के साथ लगती है, निर्जीव शब्द के साथ कोई विभक्ति नहीं लगेगी। नेक्स्ट
करण कारक विभक्ति चिन्ह से। वाक्य में कर्ता जिस साधन या माध्यम से क्रिया करता है अर्थात क्रिया के साधन को करण का कारक कहते हैं। करण कारक का विभक्ति चिन्ह से है, यानी जो साधन होता है उसे क्या कहेंगे? करण कारक, यानी क्रिया का जो साधन होगा उसे करण कारक कहेंगे। और चिन्ह से है। ज्योत्सना चाकू से सब्जी काटती है, मैं पेन से लिखता हूँ, तो इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट चौथा है संप्रदान कारक। इसके विभक्ति चिन्ह के लिए, को या के वास्ते, ये तीनों विभक्ति चिन्ह हैं। संप्रदान शब्द का अर्थ है देना। अर्थ क्या है? देना। वाक्य में कर्ता जिसे कुछ देता है अथवा जिसके लिए क्रिया करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह के लिए है, किंतु जब क्रिया द्विकर्मी हो तथा देने के अर्थ में प्रयुक्त हो वहाँ को विभक्ति भी प्रयुक्त होती है। यानी संप्रदान का अर्थ पूछे तो इसका अर्थ है देना, और इसमें विभक्ति चिन्ह के लिए है, परंतु जब द्विक्रम क्रिया होगी तो क्या होगा? विभक्ति चिन्ह को। जैसे आलोक माँ के लिए दवाई लाया, मीनाक्षी ने कविता को पुस्तक दी, तो यहाँ पे दो क्रम हो रहे हैं। अतः द्वितीय वाक्य में कविता संप्रदान कारक होगा क्योंकि दी क्रिया द्विक्रमी है। भिखारी को भीख दो, यहाँ को शब्द के लिए अर्थ में आया है। नेक्स्ट अपादान कारक विभक्ति चिन्ह से पृथक या से अलग। वाक्य में जब किसी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु या व्यक्ति का दूसरी वस्तु या व्यक्ति से अलग होने या तुलना करने के भाव का बोध होता है, जिससे अलग हो या जिससे तुलना की जाए उसे अपादान कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति भी से है, किंतु यहाँ से पृथक या अलग होने का बोध करता है। यानी अपादान कारक में भी से है, और पहले किस में था? करण कारक में भी से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता था, यानी होता है, और अपादान कारक में भी से विभक्ति का, परंतु यहाँ पर क्या है? अलग होने का बोध होगा। पेड़ से पत्ता गिरता है, यानी अलग हुआ, पेड़ से अलग होने का बोध हो रहा है। कविता सविता से अच्छा गाती है, इसमें तुलना का बोध है। नेक्स्ट छठा संबंध कारक। का, की, के, रा, री, रे या ना, ने, नी, ये सभी विभक्ति चिन्ह हैं। जब वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम का अन्य किसी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध हो, जिससे संबंध हो उसे संबंध कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी आदि है। यानी सिंपल सा नाम से बताया, यानी जिसका संबंध हो, यानी किसी अन्य किसी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध हो उसे क्या कहेंगे? संबंध कारक। जैसे अजय की पुस्तक गम गई, तुम्हारा चश्मा यहाँ रखा है, अपना कार्य स्वयं करो। तो ये क्या है? संबंध कारक। नेक्स्ट अधिकरण कारक। इसमें में, पर, पे। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह में, पे, पर है। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, मेज पर पुस्तक पड़ी है, यह है अधिकरण कारक। नेक्स्ट संबोधन कारक। हे, ओ, अरे, ये इसके विभक्ति चिन्ह है। वाक्य में जब किसी संज्ञा या सर्वनाम को पुकारा या बुलाया जाता है अर्थात जिसे संबोधित किया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन कारक के विभक्ति चिन्ह है हे, ओ, अरे। संबोधन कारक के बाद संबोधन चिन्ह, ये संबोधन चिन्ह है, या अल्प विराम लगाया जाता है, जैसे हे प्रभु रक्षा करो, अरे मोहन यहाँ आओ, तो ये संबोधन कारक है। विशेष सर्वनाम में कारक साथ ही होते हैं, ये ध्यान रखना है। इसका संबोधन कारक नहीं होता। सर्वनाम में कारक साथ होते हैं और इसका संबोधन कारक नहीं होता, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार अपना कारक है ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है इसमें काल। तो काल भी पढ़ लेते हैं अपने। व्याकरण में क्रिया के होने वाले समय को काल कहते हैं। सिंपल सी बात है, समय को क्या कहें? काल। काल तीन प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल, यानी भविष्य काल। तो पहला है भूतकाल। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के जिस रूप से बीते समय यानी भूत में क्रिया का होना पाया जाता है अर्थात क्रिया के व्यापार की समाप्ति बतलाने वाले रूप को भूतकाल कहते हैं। यानी बीते समय में कोई
कार्य किया गया हो वो क्या कहलाएगा? भूतकाल। भूतकाल के भी 6 उपभेद किए जाते हैं। कितने भेद हैं? 6 उपभेद। पहला है सामान्यत भूतकाल, जब क्रिया के व्यापार की समाप्ति सामान्य रूप से बीते हुए समय में होती है, किंतु इससे यह बोध नहीं होता कि क्रिया समाप्त हुए थोड़ी देर हुई है या अधिक, वहाँ सामान्य भूत होता है। जैसे कुसुम घर गई, अविनाश ने गाना गाया, अकबर ने पुस्तक पढ़ी। यानी सामान्य भूतकाल में क्या होगा? सामान्य भूत में किसमें कार्य की समाप्ति तो हो चुकी, परंतु इसमें यह पता नहीं चलेगा कि कार्य समाप्त हुए कितना टाइम हो गया, यानी कितना समय हो गया, अभी कार्य समाप्त हुआ है या बहुत टाइम हो गया, तो इस चीज़ का पता सामान्य भूतकाल में नहीं लगेगा। जैसे कुसुम घर गई, तो इसमें पता नहीं चल रहा कुसुम घर कब गई थी, तो ये सामान्य भूतकाल। दूसरा है आसन्न भूत, क्रिया के जिस रूप से यह प्रकट होता है कि क्रिया का व्यापार अभी अभी कुछ समय पूर्व ही समाप्त हुआ है, वहाँ आसन्न भूत होता है। अतः सामान्य भूत के क्रिया रूप के साथ हैं के योग से आसन्न भूत का रूप बन जाता है। यथा कुसुम घर गई है, अविनाश ने गाना गाया है या है लगेगा साथ में। आसन्न भूत में क्या है कि क्रिया अपनी जो कार्य है वो समाप्त तो हो चुका है, क्रिया या जो भी है मतलब अपना समाप्त हो चुका है कार्य, परंतु इसमें क्या है, इसमें अपना पता चलेगा कि कार्य फिलहाल ही समाप्त हुआ है, यानी हाल ही में, तो इसमें क्या आएगा? आसन्न भूत। जैसे कुसुम घर गई है, यानी इसमें अपनों को पता चल रहा है घर गई है, यानी अभी घर गई है थोड़ी देर पहले ही, तो इसमें अपने क्या? आसन्न भूत। और सामान्य भूत कौन सा बनेगा? ये हटा देंगे तो सामान्य भूत बन जाएगा। कुसुम घर गई, तो इसमें पता नहीं चल रहा कुसुम घर गई है, तो इसमें अपने पता चल रहा है कि अभी घर गई है। अविनाश ने गाना गाया है, यानी अभी गाया है, तो इस चीज़ का पता चल रहा है, तो इसमें क्या आएगा? आसन्न भूत, यानी जस्ट अभी अभी हुआ है, वो क्या होगा? आसन्न भूत। तीसरा पूर्ण भूत, क्रिया के जिस रूप से यह प्रकट होता है क्रिया का व्यापार बहुत समय पूर्व समाप्त हो गया था, अतः सामान्य भूत क्रिया के साथ था, थी, थे लगने से काल पूर्ण भूत बन जाता है, किंतु थी के पूर्व ई ही रहती है, ई नहीं। जैसे भूपेंद्र सिरोही गया था, नीता ने खाना बनाया था। अब पूर्ण भूत में क्या है कि पूर्ण भूत में यह है कि कार्य जो कार्य हुआ है वो बहुत टाइम हो गया, तो इसमें आएगा पूर्ण भूत, इसमें था, थी लगेंगे। जैसे भूपेंद्र सिरोही गया था, यानी बहुत टाइम हो गया। नीता ने खाना बनाया था, यानी इसको भी बहुत समय हो गया है। जैसे सामान्य भूत में तो पता नहीं चलेगा कितना टाइम हो गया काम के हुए। आसन्न भूत में पता चलेगा कि अभी अभी हुआ है कंप्लीट, यानी भविष्यकाल में अभी अभी हुआ है। और पूर्ण भूत में बहुत टाइम हो गया, तो ये 3 चीज़ें अलग अलग हो जाएगी। नेक्स्ट है चौथा अपूर्ण भूत, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि उसका व्यापार भूतकाल में अपूर्ण रहा, अर्थात निरंतर चल रहा था तथा उसकी समाप्ति का पता नहीं चलता, वहाँ अपूर्ण भूत होता है। इसमें धातु क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं तथा ता, था, ती थी, ते थे आदि आते हैं। हेमंत पुस्तक पढ़ता था, वर्षा गाना गा रही थी। अब इसमें क्या है, यानी जो अपूर्ण भूत है इसमें क्या है कि जो काम है वो निरंतर चल रहा था, परंतु इसके समाप्ति का पता नहीं चलेगा अपनों को अपूर्ण भूत में। जैसे हेमंत पुस्तक पढ़ता था, यानी पुस्तक पढ़ रहा था, इसमें समाप्त होने का पता ही नहीं कब समाप्त हुआ, तो इसमें क्या आएगा? अपूर्ण भूत। नेक्स्ट है संदिग्ध भूत, क्रिया के जिस भूतकालिक रूप से उसके कार्य व्यापार होने के विषय में संदेह प्रकट हो उसे संदिग्ध भूत कहते हैं। सामान्य भूत की क्रिया के साथ होगा, होगी, होंगे लगने से संदिग्ध भूत का रूप बन जाता है। जैसे अनवर गया होगा, शबनम खाना बना रही होगी, तो संदिग्ध भूत इसमें नाम से पता चल रहा है कि कार्य के होने में संदेह प्रकट हो रहा है, उसे संदिग्ध भूत कहते हैं। जैसे अनवर गया होगा, तो अपनों को इसमें पता नहीं है कि अनवर गया या नहीं गया, अपने इसमें क्या अंदाज़ा लगाना, यानी संदेह प्रकट हो रहा है कि अनवर गया होगा भविष्य में, भविष्य में क्या, भूतकाल में अनवर गया होगा, तो इसमें अनवर गया होगा, तो इसमें संदिग्ध यानी संदेह प्रकट हो रहा है, तो ये क्या होगा? संदिग्ध भूत। मैंने पहले भी शायद भविष्य बोल दिया था क्या, तो वहाँ पे भूतकाल आएगा अगर मैंने गलती से बोल दिया तो। नेक्स्ट हेतु मद भूत, भूतकालिक क्रिया का वह रूप जिसे भूतकाल में होने वाली क्रिया का होना किसी दूसरी क्रिया के होने पर अवलंबित हो, वहाँ हेतु मद भूत होता है। इस रूप में 2 क्रियाओं का होना आवश्यक है तथा क्रिया के साथ ता, ती, ते, ती लगता है। यदि महेंद्र पढ़ता तो उत्तीर्ण होता, युद्ध होता तो गोलियां चलती। यानी हेतु मद में क्या होगा कि 2 क्रियाओं का होना आवश्यक होता है,
यानी एक क्रिया होगी तो दूसरी क्रिया होगी, इस प्रकार से। तो इसमें दो क्रियाएं होगी। जैसे यदि महेंद्र पढ़ता तो उत्तीर्ण होता, अब वो पढ़ा ही नहीं तो उत्तीर्ण भी नहीं हुआ, इस प्रकार से दो क्रियाएं होगी। तो इसमें कितने हो गए अपने भूतकाल में? 6 उपभेद हो गए। सामान्य भूत में पता नहीं अपनों को, यानी क्रिया कब समाप्त हुई। आसन भूत में पता है, अभी भी समाप्त हुई। पूर्ण भूत में बहुत टाइम हो गया, क्रिया समाप्त हुए। और अपूर्ण भूत में क्या था कि उसकी समाप्ति का पता नहीं चल रहा, वो निरंतर चल रहा था। और संदिग्ध भूत में कि अपनों को संदेह है। और हेतु है तो मध्य में दो क्रियाएं होगी। नेक्स्ट है वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में क्रिया का होना पाया जाए उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के भी 5 भेद माने जाते हैं, यानी जो अभी क्रिया हो रही है उसे क्या कहेंगे? वर्तमान काल। तो इसके 5 भेद हैं। सामान्य वर्तमान, जब क्रिया के व्यापार के सामान्य रूप से वर्तमान समय में होना प्रकट हो वहाँ सामान्य वर्तमान काल होता है। इसमें धातु क्रिया के साथ ता है, ती है, ते हैं आदि आते हैं। जैसे अंकित पुस्तक पढ़ता है, गरिमा गाना गाती है। यह जो वर्तमान समय में होना प्रकट हो वो क्या होगा? सामान्य वर्तमान। नेक्स्ट अपूर्ण वर्तमान, जब क्रिया के व्यापार के अपूर्ण होने अर्थात क्रिया के चलते रहने का बोध होता है वह अपूर्ण वर्तमान काल होता है। इसमें धातु क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे आदि आते हैं। जैसे प्रशांत खेल रहा है, सरोज गीत गा रही है। तो इसमें क्या है? अपूर्ण वर्तमान, यानी इसमें क्या है? क्रिया का निरंतर चल रही है, यानी इसमें क्रिया क्या है? निरंतर चलेगी, चलती रहेगी। तो इसमें यहाँ पे अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। तीसरा है संदिग्ध वर्तमान, जब क्रिया के वर्तमान काल में होने पर संदेह हो वहाँ संदिग्ध वर्तमान काल होगा, जिसमें क्रिया के साथ ता, ती, ते के साथ होगा, होगी, होंगे का भी प्रयोग होगा। जैसे अब यह खेत में काम करता होगा, राम पत्र लिखता होगा। अब इसमें क्या संदिग्ध, यानी संदेह हो रहा है, अपने को पता नहीं चल रहा वो कि वो कर रहा है कि नहीं होगा। अपने संदेह इसमें व्यक्त करें कि अब यह खेत में काम करता होगा या कर रहा होगा, राम पत्र लिखता होगा। तो ये यानी करता होगा या राम पत्र लिखता होगा, तो इसमें संदेह उत्पन्न हो रहा है। तो क्या होगा इसमें? संदिग्ध वर्तमान काल। नेक्स्ट है संभाव्य वर्तमान, जिस क्रिया से वर्तमान काल की अपूर्ण क्रिया की संभावना या आशंका व्यक्त हो जहाँ संभाव्य वर्तमान काल है। जैसे शायद आज पिताजी आते हो, मुझे डर है कहीं कोई भी हमारी बात सुनता न हो। अब संभाव्य में क्या होगा कि वर्तमान काल की अपूर्ण क्रिया की संभावना या आशंका व्यक्त हो। जैसे शायद आज पिताजी आते हो, अब क्या पता पिताजी आए ना आए, तो इसमें क्या है? अपने संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि शायद आज पिताजी आए। इस प्रकार इसमें क्या होगा? संभाव्य वर्तमान काल। नेक्स्ट है पांचवा आज्ञार्थ वर्तमान, क्रिया के व्यापार के वर्तमान समय में ही चलाने की आज्ञा का बोध कराने वाला रूप आज्ञार्थ वर्तमान काल कहलाता है। जैसे राधा तू नाच, आप भी पढ़िए। इसमें क्या? आज्ञार्थ नाम से पता चला है, यानी आज्ञा देगा, यानी आज्ञा का बोध होगा। तो ये अपना वर्तमान काल भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में भविष्य में होना पाया जाता है उसे भविष्यत काल कहते हैं। भविष्यत काल के भी 3 भेद किए जाते हैं, यानी जो आने वाले समय में काम होगा उसे भविष्य काल कहते हैं और उसके भी 3 उपभेद बताए गए हैं। पहला है सामान्य भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य रूप में होने का बोध हो उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। इसमें क्रिया धातु के अंत में एगा, एगी या एंगे आदि लगते हैं। यथा लीला नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेगी, यानी ये भाग लेगी, अभी उसने भाग लिया नहीं है, यानी भविष्य में भाग लेगी। तो ये क्या है? सामान्य भविष्य काल। दूसरा है संभाव्य भविष्यत काल। पहला कौन सा? सामान्य, ये संभाव्य, क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चले वहाँ संभाव्य भविष्यत काल होगा। इसमें क्रिया के साथ ए, ऐ, ओ, का योग होता है। जैसे कदाचित आज भूपेंद्र आए, वे शायद जयपुर जाएं। तो इसमें क्या है? संभावना व्यक्त होगी, इसमें संभाव्य में, नाम से पता चल रहा है। तीसरा आज्ञार्थ भविष्यत काल, तो इसमें भी आज्ञा का बोध होगा। किसी क्रिया व्यापार के आगामी समय पूर्ण करने की आज्ञा प्रकट करने वाले रूप को आज्ञार्थ भविष्यत काल कहते हैं। इसमें क्रिया के साथ ईएगा लगता है, जैसे आप वहाँ अवश्य जाइएगा। तो इसमें क्या है? आज्ञा का बोध होगा और भविष्य काल का बोध होगा, जिसमें क्या होगा? आज्ञार्थ भविष्यत काल। तो ये अपने काल है वो कंप्लीट होते हैं, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल कंप्लीट कर चुके हैं।
भूतकाल के कितने वेद थे? 6, वर्तमान काल के 5 थे और भविष्य के 3। नेक्स्ट है इसमें वाच्य। तो वाच्य भी अभी अपने कंप्लीट कर लेते हैं। वाच्य वाक्य में प्रयुक्त क्रिया, रूप, कर्ता, कर्म या भाव उसके अनुसार प्रयुक्त हुआ है, इसका बोध कराने वाले कारकों को वाच्य कहते हैं। यानी वाक्य में जो प्रयुक्त क्रिया रूप है उसका कर्ता, कर्म या भाव किसके अनुसार प्रयुक्त हुआ है, इसका बोध कराएगा, उसे क्या कहेंगे? वाच्य। कर्ता, कर्म या भाव इसका जो बोध कराएगा उसे अपने क्या कहेंगे? वाच्य। प्रकार कितने हैं वो देख लें। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो एक एक करके पढ़ते हैं। पहला है कर्तृवाच्य। जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा और प्रधान संबंध कर्ता से होता है, अर्थात क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होते हैं, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे लड़का दूध पीता है, लड़कियां दूध पीती है। वाक्य में पीता है क्रिया कर्ता लड़का के अनुसार पुल्लिंग एक वचन की है, जबकि दूसरे वाक्य में पीती हैं क्रिया कर्ता लड़कियां के अनुसार स्त्रीलिंग बहुवचन की है। यानी इसमें क्या है कर्तृवाच्य में कि क्रिया का जो संबंध है वो कर्ता से होगा, यानी कि लिंग वचन है वो कर्ता के अनुसार प्रयोग में लिए जाएंगे, उसे अपने क्या कहेंगे? कर्तृवाच्य। इसमें विशेष है आदरार्थ आप के लिए क्रिया सदैव बहुवचन में होती है, जैसे आप जा रहे हैं तो इसमें हमेशा बहुवचन आएगा, जैसे हैं। नेक्स्ट है कर्मवाच्य। जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा संबंध वाक्य में प्रयुक्त कर्म से होता है, अर्थात क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार न होकर कर्म के अनुसार होते हैं, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य सदैव सहकर्मक क्रियाओं का ही होता है, क्योंकि इसमें कर्म की प्रधानता रहती है। जैसे राम ने चाय पी, सीता ने दूध पिया। तो कर्मवाच्य में है वो क्रिया का सीधा संबंध किसके साथ होगा? कर्म से होगा, तो इसमें कर्मवाक्य होगा, कर्मवाच्य होगा। और ये कर्मवाच्य सदैव सहकर्मक क्रियाओं के साथ ही होता है, ये ध्यान में रखना है। उपयुक्त प्रथम वाक्य में क्रिया पी स्त्रीलिंग एक वचन है, जो वाक्य में प्रयुक्त कर्म चाय स्त्रीलिंग एक वचन के अनुसार आई है। द्वितीय वाक्य में प्रयुक्त पिया पुल्लिंग एक वचन है, जो वाक्य में प्रयुक्त कर्म दूध पुल्लिंग और एक वचन के अनुसार है। कर्मवाच्य की 2 स्थितियाँ होती हैं, एक तो कर्तायुक्त कर्मवाच्य, एक कर्ता रहित कर्मवाच्य। तो दोनों देखते हैं अपने। अब पहला है कर्तायुक्त कर्मवाच्य। जब वाक्य में कर्ता विद्यमान हो तो यह तिर्यक कारक की स्थिति में होगा, अर्थात कर्ता कारक चिन्ह विभक्ति युक्त होगा तथा ऐसी स्थिति में क्रिया बीते समय की भूतकालिक होगी। जैसे नरेंद्र ने मिठाई खाई, रोजी ने दूध पिया। यानी कर्ता युक्त जब कर्मवाच्य होता है तो इसमें क्या कर्ता है वो विद्यमान होता है, और इसमें क्या कारक चिन्ह भी प्रयुक्त होता है, और इसमें बीते समय का अपनों को बोध होगा, यानी भूतकालिक क्रिया होगी। दूसरा है कर्ता रहित कर्मवाच्य। कर्ता रहित कर्मवाच्य की स्थिति में वाक्य में प्रयुक्त कर्म ही प्रत्यक्ष कर्ता के रूप में प्रयुक्त होता है। ऐसी स्थिति में क्रिया संयुक्त होती है, जैसे एक और अध्ययन हो रहा था, दूसरी ओर मैच चल रहा था, जबकि क्रिया की पूर्णता की स्थिति में क्रिया पद के गठन में आई। ए मुख्य तत्व में न जोड़कर उसके तुरंत बाद में प्रयुक्त सहायक धातु में जोड़ते हैं, जैसे अंथैनी की घड़ी चुरा ली गई, चोर पकड़ लिए गए। तो ये कौन सा था? कर्ता रहित। इसमें क्या है कर्ता रहित में कि कर्म ही प्रत्यक्ष कर्ता के रूप में प्रयुक्त होता है, और इसमें क्रिया कौन सी होगी? संयुक्त क्रिया। तो ये 2 चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट तीसरा वाच्य भाववाच्य। जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया न तो कर्ता के अनुसार होती है न कर्म के अनुसार, बल्कि असमर्थता के भाव के साथ वहाँ भाववाच्य होता है। यानी इसमें न तो कर्ता के अनुसार क्रिया होगी और न ही कर्म के अनुसार, इसमें भाव का प्रकट होगा, उसे भाववाच्य कहेंगे। जैसे आंखों में दर्द के कारण मुझसे पढ़ा नहीं जाता, इस स्थिति में अकर्मक क्रिया का ही प्रयोग भाववाच्य में होता है, यानी इसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग होगा। भाववाच्य की एक अन्य स्थिति
यह भी है कि यदि क्रिया सहकर्मक हो तथा कर्ता और कर्म दोनों तिर्यक यानी विभक्ति चिन्ह युक्त हो तो क्रिया सदैव पुल्लिंग अन्य पुरुष एकवचन भूतकाल की होगी। जैसे राम ने रावण को मारा, लड़कियों ने लड़कों को पीटा। तो ये क्या होगा? भाववाच्य। नेक्स्ट है वाच्य परिवर्तन। वाच्य कंप्लीट हो चुका है, अब अपने वाच्य परिवर्तन करेंगे। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है जबकि कर्मवाच्य में कर्म की। अतः किसी वाक्य को कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाते समय वाक्य में कर्ता को प्रधानता न देकर उसे गौण बना दिया जाता है तथा कर्म को प्रधानता दी जाती है। कर्ता की गौण स्थिति भी दो प्रकार से हो सकती है। एक, कर्ता को करणकारक या माध्यम के रूप में प्रयुक्त कर उसके साथ से के द्वारा आदि विभक्तियां लगाकर, या दूसरी स्थिति में कर्ता का लोप ही कर दिया जाता है। यानी कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, ये अपने को पता है, और कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। परंतु जब अपने कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाएंगे तो इसमें क्या है कि कर्ता को प्रधान न बनाकर कर्म को प्रधानता दे दी जाएगी। जैसे राम पत्र लिखेगा, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य रूप बनेगा राम द्वारा पत्र लिखा जाएगा। तो ये अन्य उदाहरण भी पढ़ लेते हैं। कर्तृवाच्य है कलाकार मूर्ति गढ़ता है, इसका क्या होगा? कलाकार द्वारा मूर्ति गढ़ी जाती है। वह पत्र लिखता है, इसका होगा उसके द्वारा पत्र लिखा जाता है। प्रशांत ने पुस्तक पढ़ी, तो इसमें होगा प्रशांत द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। दादी कहानी सुनाई गई, इसमें क्या होगा? दादी द्वारा कहानी सुनाई जाएगी। नेक्स्ट 5वां, मैं व्यायाम करता हूँ, इसका होगा मेरे द्वारा व्यायाम किया जाता है। ये सभी कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट है कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाना। कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होती है जबकि भाववाच्य में प्रयुक्त क्रिया न कर्ता के अनुकूल होती है न कर्म के अनुसार, बल्कि वह असमर्थता के भाव के अनुसार होती है। अतः कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाते समय कर्ता के साथ से लगाया जाता है या कर्ता का उल्लेख ही नहीं होता, किंतु कर्ता का उल्लेख न होने की स्थिति तब होती है जब मूल कर्ता सामान्य हो। साथ ही मुख्य क्रिया के पूर्ण कृदंती क्रमों के बाद संयोगी क्रिया जा लगती है, तब कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाएंगे। यानी कर्तृवाच्य में तो कर्ता प्रधान होता है और भाववाच्य में न तो कर्ता के अनुसार और न ही कर्म के अनुसार। किसमें के अनुसार होता है? इसमें भाव के अनुसार होता है भाववाच्य में। मैं अब चल नहीं पाता तो इसमें आएगा मुझसे अब चला नहीं जाता। गर्मियों में लोग खूब नहाते हैं, इसका बनेगा गर्मियों में खूब नहाया जाता है। वे गा नहीं सकते तो इसका बनेगा उनसे गाया नहीं जा सकता। नेक्स्ट है कर्मवाच्य या भाववाच्य से कर्तृवाच्य बनाना। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है जबकि कर्मवाच्य में कर्म की। अतः कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य बनाते समय पुनः कर्ता के अनुसार क्रिया प्रस्तुत कर देंगे। यानी कर्मवाच्य से अब अपने क्या बनाएंगे? कर्तृवाच्य। जैसे उसके द्वारा पत्र लिखा जाएगा तो वह पत्र लिखेगा बनेगा। बच्चों द्वारा चित्र बनाए गए, इसका बनेगा बच्चों ने चित्र बनाए। गधे द्वारा बोझा ढोया गया, इसका बनेगा गधे ने बोझा ढोया। तो इस प्रकार अपना वाच्य भी कंप्लीट होता है और ये टॉपिक भी अपना कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे पद परिचय नेक्स्ट क्लास में। छोटा सा टॉपिक है तो ये अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आपको एक क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इसके अलावा पशु परिचर के पार्ट बी की लाइव क्लास होती है तो वो भी आप ज्वाइन ज़रूर करें। जो भी पशु परिचर की तैयारी कर रहा है वो उस क्लास को ज्वाइन ज़रूर करें। अगर लाइव नहीं देख सकते तो आप उसे अपलोड होने के बाद में ज़रूर देखें और अपनी तैयारी को परखें। पार्ट बी का है वो मैं MCQs है वो करवा रहा हूँ, तो वो भी आप ज़रूर देखें जो पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं।
ओके, धन्यवाद सभी का।